नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की। आप इसे स्वदेशी कानून भी कह सकते हैं। दरअसल ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था ने जो कानून भारत के भीतर बनाए थे विभिन्न अपराधों को लेकर, उसका सरलीकरण और उसका बेहतरीकरण किया गया है समय की मांग के साथ साथ। और ये भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके प्राविधान जो हैं वह 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे देश में, यानी अगले महीने से ये व्यवस्था जो है वो इसी के तहत जो है वो सारे न्याय निर्णय होंगे। हमारे साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 पर बातचीत करने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा साथ में हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, उन बारीकियों को जानेंगे कि किस प्रकार से इस भारतीय न्याय संहिता के 2023 के जो प्रावधान हैं वो किए गए हैं और किस प्रकार से इसमें सुधार किया गया है। विभिन्न स्तरों पर जो अपराध होते हैं उसमें किस प्रकार से न्याय की व्यवस्था की गई। तो डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा जी का हम स्वागत करेंगे। डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा, आपका स्वागत है। आप पहले ये बताएं कि इन कानूनों, ये जो कानून है इसमें जो सुधार किए गए हैं, इनको आप किस रूप से देखते हैं और ये कितने व्यापक कानून हैं? जी देखिए, जैसे हम ये भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं तो 1860 का भारतीय दंड संहिता थी। वो एक ब्रिटिश द्वारा लाया गया कानून था, इसके बारे में हमको पता है। और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जिसे कह सकते हैं, पर्पस जो कह सकते हैं, वो था हमारे औपनिवेश पे, जो कि ब्रिटिश का औपनिवेश था, उस पर राज करना। तो इसीलिए उसका नाम भी देखेंगे तो भारतीय दंड संहिता। अब इसको नाम बदल दिया क्योंकि हम लेके आए भारतीय न्याय संहिता। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट है किसकी तरफ? न्याय की तरफ, दंड से न्याय की तरफ। तो पहली चीज तो ये है। ये सबसे बड़ा, इसमें एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश यहाँ पे ये की गई है कि एक न्याय सम्मत प्रक्रिया की तरफ बढ़ने का एक कदम है, बहुत बड़ा कदम जिसे कह सकते हैं। और जब हम इस बारे में बात करते हैं तो न्याय का मतलब किसके लिए? न्याय हर किसी के लिए, विक्टिम के लिए भी और एक्यूज्ड के लिए भी। तो ये उसका सबसे बड़ा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रहा है इस भारतीय न्याय संहिता का। तो ये कौन कौन से जो अपराध हैं इसमें शामिल किए गए हैं डॉक्टर साहब? इन बिंदुओं के बारे में अगर आप बता पाएं कि किस प्रकार से, जैसे आपने कहा कि दंड नहीं न्याय, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है कि अगर कानून की व्याख्या देखें और कानून की जो व्याख्या की गई है हमारे भारतीय संहिता में कि न्याय होना चाहिए, और न्याय की कई सारी परिभाषाएं हैं कि देर से न्याय नहीं होना चाहिए, न्याय समय पे होना चाहिए, 100 जो है वो दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो वो जो पवित्र उद्देश्य है, तो उसमें किस प्रकार से समाहित किया गया है ये जो नई संहिता जो है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं इसमें लागू की गई हैं? तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि उन्होंने बदलाव क्या किए हैं, सबसे प्रमुख बदलाव क्या किए हैं। तो हालांकि उन्होंने बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, उनको रिटेन किया है, अभी भी हैं, बट कुछ नए अपराधों को उन्होंने जगह दी है। जैसे कहेंगे सबसे पहले है टेररिज्म। अब टेररिज्म को लेके एक कुछ अलग कानून थे पहले, जैसे मान लीजिए यूएपीए के बारे में आपको पता होगा, मकोका के बारे में पता होगा, बट उसके अलावा अब यहाँ आईपीसी में एक इस पर्टिकुलर ऑफेंस को इन्होंने इंक्लूड किया है, टेररिज्म को। अब टेररिज्म क्या चीज है? टेररिज्म का मतलब समझिएगा क्या है। यहाँ टेररिज्म कहते हैं कि जब एक तरह से किसी तरह के एक प्रयास हो किसी व्यक्ति द्वारा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पे आघात पहुंचाने की कोशिश हो, या फिर आप कह सकते हैं देश के वासियों को आतंकित करने की कोशिश हो। और ये करने की प्रक्रिया में मान लीजिए कि बहुत घातक हथियारों का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक हथियारों का प्रयोग हो रहा है, और वो करने के द्वारा लोगों की कह सकते हैं माल की हानि हो रही है, या फिर उनकी जान की हानि हो रही है, या फिर देश के एसेंशियल सप्लाईज जो हैं उनकी हानि हो रही है, या फिर आप देख सकते हैं जो देश के डिफेंस रिलेटेड जो आपका प्रोडक्ट है उसका नुकसान किया जा रहा है। तो कई तरह की चीजें हैं, कई तरह के आइडियाज हैं जो टेररिज्म के कॉन्सेप्ट ने उसको इंक्लूड किया है इस भारतीय न्याय संहिता में। उसमें एक चीज देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि टेररिज्म इनको आईपीसी में ला दिया, बट इसके बावजूद भी अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट में वो अभी भी है। बट यहाँ पे एक ऑफिसर का, जो कि एक एसपी होगा, एसपी का एक डिसीजन लेना हो, एसपी को डिसीजन लेना होगा कि ये यूएपीए में जाएगा, वहां पे यहाँ पे केस चलेगा, या फिर कि आईपीसी में, या फिर कि भारतीय न्याय संहिता में केस चलेगा। तो एक की बहुत बड़ा चेंज लाया गया है इस पर्टिकुलर ऑफेंस के इंक्लूजन से। दूसरा जो हम कहेंगे, दूसरा जो अपराध लाया गया वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि आप कैसे समझ सकते हैं, संगठित अपराध। अब इसमें दो श्रेणियां हैं, एक है सामान्य ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दूसरा है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम।
सामान्य मतलब वो एक बड़े किस्म के जो ऑर्गेनाइज क्राइम होती है उनके बारे में बात हो रही है। किडनैपिंग हो गया, आपका एक्सटॉर्शन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं स्मगलिंग हो गया, इस तरह की चीजों के बारे में बात हो रही है, जहां पे एक लोगों का समूह है, एक संगठन बना के हिंसा के द्वारा या हिंसा के भय के द्वारा अपना रैकेट चला के इस तरीके के अपराध को अंजाम दे रहा है, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में आता है। इसको भी उन्होंने जगह दी है भारतीय न्याय संहिता में। उसके बाद हम देखेंगे पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे आप आजकल बात चल रही है पेपर लीक्स की, कई सारे विषयों में आप कई सारे कोऑपरेटिव एग्जामिनेशन में आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं लगातार, तो उसके बारे में उसको देख लीजिए, वो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएगा, फिर थेफ्ट में आएगा, या फिर स्नैचिंग। ये सारी जो चीजें हैं इस तरह की, जैसे छिनैती हो गई, चोरी हो गई, ये सब कुछ पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। अंतर दोनों में सिर्फ इतना है कि जैसे कि नाम से ही अपने आप में समझ में आता है, पेटी मतलब छोटा, ऑर्गेनाइज मतलब वो अपने आप में सामान्य ऑर्गेनाइज, सामान्य संगठित अपराध। दोनों में सामान्य सेम बात जो है, सिमिलर बात जो है वो ये है कि दोनों में ही लोग एक साथ होकर, कई सारे लोग एक साथ एक गैंग बना के, एक संगठन बना के अपराध करते हैं। अगला जो ऑफेंस है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मॉब लिंचिंग। अब मॉब लिंचिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको और बेटर जो उसके लिए शब्द होगा वो होगा हेट क्राइम। अब हेट क्राइम क्या है? मुझे मान लीजिए किसी तरह का मतलब कहिए किसी तरह का नफरत है, या किसी तरह की एक विद्वेष की भावना है, और ये होने के पीछे कई तरह के रीजंस हो सकते हैं। मान लीजिए जातिगत कारण है, या फिर लिंग के बेसिस पे हमारा ये कारण है, या फिर धर्म के बेसिस पे हमसे नफरत करते हैं। कई तरह के रीजंस हो सकते हैं, जाति, धर्म, प्लेस ऑफ बर्थ, या जो भी हो। तो एक वो चीज है, अगर इस बारे में देख रहे हैं, इस तरह की प्रक्रिया की वजह से, इस तरह के रीजन की वजह से 5 लोग या 5 से ज्यादा लोग मिलकर किसी की हत्या करते हैं, तो उसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। और मॉब लिंचिंग जिससे कि किसी की हत्या हो गई। और ये एक चीज है, मॉब लिंचिंग के द्वारा अगर हत्या नहीं हो रही है, वो भी उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। उसमें हो सकता है ग्रीवियस हर्ट हो जाए, मतलब भारी शारीरिक क्षति हो जाए, बट वो भी एक अपराध की श्रेणी में है। वो एक मॉब लिंचिंग की, उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग, जो कि बनस्पत की जिसको और बेटर होगा, जिसको कहना हेट क्राइम। अगली जो नया अपराध जिसे हम कह सकते हैं लाया गया है भारतीय न्याय संहिता में, वो देख लीजिए। जैसे आपको पता होगा कि आजकल का समय इंटरनेट का समय है, और बहुत सारे अपराध, बहुत सारी चीजें देश विदेश से भी होती हैं, दूसरे देश से भी कई सारी चीजें कराई जाती हैं। तो मान लीजिए अगर किसी दूसरे देश में कोई बैठा हुआ अपराधी है, कोई व्यक्ति है, वो किसी को हमारे भारतवर्ष में कोई अपराध करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है, अबिट कर रहा है, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये एक नई चीज लेके आए हैं भारतीय दंड संहिता में। मान लीजिए आपको पता है हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठ के अजमल कसाब को उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, और उसी हिसाब से अजमल कसाब ने जो अपराध किए, अब अजमल कसाब के साथ जो हमें करना था वो तो हमने किया ही, बट हाफिज सईद को किसी तरीके का हम कुछ कर नहीं पाए। हाँ, ये जरूर है कि इस तरीके के अपराध के लिए एक, आप समझिए कि अंतरदेशीय या फिर कहते हैं देशों के बीच में एक पारस्परिक कह सकते हैं कि कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं डेवलपमेंट है, जैसे कि हम कह सकते हैं भारतीय न्याय संहिता में। अगला जो चीज है, अगली जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि डेवलपमेंट या फिर कह सकते हैं ऑफेंस जिसको इंक्लूड किया गया है, वो है मान लीजिए एक नारियों के विरुद्ध किया गया एक तरीके का अपराध, जैसे कि जी प्लीज। चूंकि ये तो बहुत विशद पूरा विषय है भारतीय न्याय संहिता का। अब जिन बिंदुओं पे आपने बातचीत की, तीन चार जो है वो बिंदु जो है वो उभर करके सामने आते हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो देश में अलगाववादी संगठनों का जो एक्शन है, आप देखेंगे कि हाल के वर्षों में, जैसे अगर झारखंड की आप बात करें तो यहाँ बड़े पैमाने पर नक्सलियों की एक्टिविटी चलती थी। तो जो जिस प्रकार से कानून को इम्प्लीमेंट किया गया, नक्सल फोर्सेस का उसमें डिप्लॉयमेंट हुआ, तो एक तरीके से आप जो है वो एक हद तक उसका जो है वो खात्मा होने के तरीके में है। आप अगर देखेंगे कि कश्मीर में जो अलगाववादी संगठन चल रहे थे, वहां कड़ाई से जब कानून लागू किए गए, वहां जो है वो उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए। आप नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज में देखेंगे, उनको जिस तरीके से टैकल किया गया, ये जो कानून है, ये कानून इम्प्लीमेंट होने पे आपका अनुभव क्या कहता है कि किस तरीके से ये जो इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, या राष्ट्र की संप्रभुता पे खतरा, इस तरीके के जो लोग चैलेंज करते हैं, जो अलगाववादी संगठन चलाते हैं, उन लोगों पे कितना नियंत्रण जो है वो इससे लग पाएगा, और उस दिशा में कितनी कड़ाई से जो है वो कानूनी प्रावधान किए गए हैं? ओके, देखिए एक चीज समझना होगा, जब हम बात करते हैं देश के बाहर किए गए अपराधों के बारे में या फिर देश के बाहर से किए गए अपराधों के बारे में, तो यहाँ मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मैंने आपको बताया अभी 2 मिनट पहले, जिस अपराध की मैंने कहा इंक्लूड किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, उसमें कहता क्या है कि आप भारत की सीमा से बाहर
अगर किसी तरीके से किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित कर रहे हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, इंटरनेट के अलावा भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया और जिसकी वजह से, क्योंकि जैसे आप अलगाववाद की बात कर रहे हैं, नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं, तो कई बार ये बात होती है कि इनको प्रश्रय कौन दे रहा है, इनके पीछे है कौन? क्योंकि स्टेट हमारा राज्य अपनी सारी शक्ति लगाकर भी कई बार अपनी सारी शक्ति और रिसोर्सेज लगाकर भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या होता है, किस तरीके से इस चीज को रोका जाए, इस प्रवृत्ति को होने से रोका जाए। तो इस विषय में अगर ऐसा कोई कानून लाया गया जिसके जरिए ऐसे कोई व्यक्ति जो कि बाहर बैठ के हमारे देश में रहने वाले नागरिकों को कह सकते हैं कि भटका रहा है किसी तरीके से और उनको गलत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, गलत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, आर्थिक और हर तरह की सहायता भी प्रदान कर रहा है, तो वो एक बहुत ही गंभीर आप कह सकते हैं अपराध की श्रेणी में लाया गया इसको। और इसके लिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस इंक्लूजन को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में देखना जरूरी है। और इसके बारे में थोड़ी 2-3 बातें और मैं कहूंगा। जैसे आप कहते हैं कि जैसे एक और डेवलपमेंट लाया गया है इसमें, सेडिशन जिसे कहते हैं, सेडिशन हटा दिया गया। तो सेडिशन हटा के एक दूसरा अपराध लाया गया है, एक्ट विच इज ऐसा कोई एक्ट जो कि हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कह सकते हैं कि हानि पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो उसमें क्या चेंज किया गया? चेंज ये किया गया, पहले जो सेडिशन में था, सेडिशन में ये था कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध किसी तरह की हेट्रेड यानी घृणा या फिर अवमानना या फिर असंतोष की भावना उकसा रहे हैं तो आप सेडिशन के लिए लायबल हो सकते हैं। अब क्या कह दिया उन्होंने? अब वो कह रहे हैं कि आप जानबूझकर, पर्पसली या किसी तरीके से आप डेलिबरेट होके आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आप उत्तेजित कर रहे हैं या उत्तेजित करने का प्रयास कर रहे हैं। किसको? आपने कह सकते हैं किसी तरह अपने लोगों को, जिससे कि एक तरह से सशस्त्र विद्रोह हो जाए या फिर एक अलगाववाद जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि उस तरह की भावना को भड़काया जाए। तो अगर इस तरीके का काम भी किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसे कहेंगे एक्ट विच इज इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, जो कि ऐसा कार्य जिससे कि हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पे आघात पहुंचने का हो सकता है। तो ये वो उन्होंने एक नया डेवलपमेंट लेके आया है वहां पे, जिसे कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो अगर अपराध में आप देखेंगे तो साइबर अपराध का है जी। साइबर अपराध वो फिनेंशियल भी हो रहे हैं कई तरीके से, और जो आपने जिक्र किया कि बाहर बैठ करके, देश के बाहर से बैठ करके यहाँ जो है वो सेपरेटिस्ट जो ताकतें हैं, जो अलगाववादी ताकतें हैं, उनको जो है वो प्रश्रय देना, उनको संरक्षण देना, अलग अलग तरीकों से आर्थिक मदद पहुंचाना, उसमें रोक लगाने में ये जो है वो बहुत कारगर होगा, मुझे लगता है कि जी जरूर। तो आप ये जो नया कानून है, तो इसमें महिलाओं के लिए, मैं जब देख रहा था इसमें, तो महिलाओं के लिए जो है वो जो अपराध होते हैं, महिलाओं से रिलेटेड अपराध हैं, उनकी भी बहुत विशद व्याख्या की गई है और उसमें नए तरीके के प्राविधान जोड़े गए हैं। तो महिलाओं के लिए जो है वो, इसको आप किस रूप में देखते हैं कि इस न्याय संहिता में जो बदलाव हुए हैं, जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, वो कितने प्रभावी हैं? जी, तो अगर महिलाओं के विषय में हम बात करना चाहें कि महिलाओं के विषय में कौन सी किस तरीके के डेवलपमेंट है, किस तरीके का उसमें इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, तो उसके विषय में भी हम कुछ अपराधों की चर्चा यहाँ करना बहुत ही जरूरी है। तो बता देता हूँ उसके बारे में। सबसे पहले देखिए, एक जैसे आपको पता है गैंग रेप का जो अपराध था वो आपका आईपीसी में भी था, आपका भारतीय न्याय संहिता में भी है। अब गैंग रेप की जो श्रेणियां थी उसमें 3 श्रेणियां थी आपके आईपीसी में, यहां पे भी है, और उसके बारे में थोड़ा सा डेवलपमेंट है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूं। आपका पहले क्या था कि 12 साल से नीचे की बालिका, 12 से 16 के बीच की बालिका और 16 से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके बिल में अलग अलग तरीके से कैटेगरीज डिफाइन की गई थी, और कहा था 12 के नीचे की अगर बालिका का केस है तो वहां पे मृत्यु दंड का प्रावधान भी उसमें उपस्थित था। हालांकि 12 से 16 के बीच में इस तरीके के बारे में कोई बात नहीं थी, उसमें आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट ही मैक्सिमम पनिशमेंट था, और उसके ऊपर तो खैर डेथ पनिशमेंट का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। अब जो इन्होंने चेंज करके लाए हैं यहां पे भारतीय न्याय संहिता में, उन्होंने कर दिया है एक 18 साल से नीचे कोई भी अगर बालिका है जिसके विरुद्ध गैंग रेप जैसा जघन्य अपराध हुआ हो, उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांस में डेथ पेनल्टी पॉसिबल है। लाइफ इंप्रिजनमेंट भी पॉसिबल है, बट डेथ पेनल्टी भी पॉसिबल है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है इस विषय से कि उसमें एक तरह से यूनिफॉर्मिटी आ गई है। यूनिफॉर्मिटी की 18 तरह की सारी बालिकाओं को एक नजर से देखा गया है, एक यूनिफॉर्म वे में देखा गया है। पहली चीज ये, पहला एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है। दूसरा एक आप देखेंगे कि एक ऑफेंस है जिसके बारे में आपने सुना होगा, वॉयरिज्म।
वॉयरिज्म क्या अपराध है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे कि कोई एक महिला है, वो एक ऐसी परिस्थिति में है, ऐसे एक प्राइवेट एक्ट में है, प्राइवेट जगह पे है, मान लीजिए अपने घर में हो या फिर किसी जैसे पब्लिक मान लीजिए स्टेशन पे है, स्टेशन पे एक पब्लिक टॉयलेट होते हैं, पब्लिक टॉयलेट में मान लीजिए वो अपने कार्य से निवृत्त होने के लिए गई हुई है, और मान लीजिए कोई बाहर से उसको मान लीजिए कैमरा से फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है या फिर देख भी रहा है, इवन ये सब कर रहा है, तो ये एक वॉयरिज्म की श्रेणी में आता था, ये अपराध था। ये आईपीसी में भी था, बीएनएस में भी है। अंतर क्या किया उन्होंने, आईपीसी में था एनी मैन, तो उसमें क्या था कि कोई मर्द ही अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो एक अपराधी की श्रेणी में रखा जा सकता था। अब ये क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया है हूएवर, मतलब कि वो एक पुरुष भी हो सकता है, वो एक महिला भी हो सकती है और एक ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। कोई भी। बीएनएस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो लेके आए हैं, उन्होंने कह दिया जेंडर में ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। दूसरा जो महिला के अलावा बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चाइल्ड का डेफिनेशन। चाइल्ड में उन्होंने कर दिया 18 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति होगा वो चाइल्ड में आएगा। पहले क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि अब बालक के लिए 16 से नीचे जनरली कई सारे सिचुएशंस में, और बालिका के लिए 18 से नीचे के बारे में हम समझते थे 18 से नीचे होना चाहिए। बट अब कर दिया एक यूनिफॉर्म आइडिया कर दिया कि चाइल्ड मतलब 18 से नीचे जो भी व्यक्ति है वो चाइल्ड की श्रेणी में आएगा। दूसरा एक दो अपराध महिला से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है यहाँ पे, वो किसी महिला को अपनी आइडेंटिटी छुपा के, अपनी पहचान छुपा के उससे कह सकते हैं कि शादी करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा पुरुष है जो किसी तरह का झांसा देके, धोखा देके उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, इस तरीके की चीज कर रहा है, या फिर उसकी शादी का वादा करके उससे शारीरिक संबंध बना रहा है, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये एक नया अपराध है। इस चीज को, इस पर्टिकुलर ऑफेंस को एक जगह मिली है हमारे भारतीय न्याय संहिता में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था में, उस तरह से आप देखें अगर तो। देखिए, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही थी, जिस प्रकार से पहचान छुपा करके, अपना नाम छुपा करके शादी करना, झांसा देना, यौन शोषण करना, हत्या तक कर देना, इस तरीके के मामले सारे आ रहे थे। और जो आपने पूर्व में अनुभव किया कि इस तरीके से कई सारी ऐसी घटनाएं हुई देश के भीतर जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। कम उम्र की बालिकाओं के साथ में यौन से शोषण, उनका दुष्कर्म, तो इस तरीके की जो घटनाएं हुई, तो ऐसी घटनाएं जो हैं वो बाध्य करती हैं कि जो न्याय प्रक्रिया है उसमें सुधार लाया जाए और इन सभी के खिलाफ जो है वो कड़े कानून जो है वो लाए जाएं, और दुष्कर्म सरीखे कानूनों में मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान। ये तो बहुत लंबे समय से ये चीजें जो हैं वो सिविल सोसाइटी जो है वो इन चीजों को उठा रही हैं। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि जो महिलाओं को, अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध होते, ये सारे अपराध हैं, इनमें तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो अधिवक्ताओं की मदद नहीं लेने में वो सक्षम है, तो उसकी किस प्रकार से मदद की जा सकती है? कि अगर वो कोई व्यक्ति अधिवक्ताओं की मदद नहीं ले सकता, हाँ, मदद नहीं ले सकता, उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर कोई महिला ऐसी कोई पीड़ित है, उसके लिए किस तरीके का प्रावधान जो है वो? हमारी जो कह सकते हैं दंड की जो व्यवस्था है, हमारे जो कानून का जो व्यवस्था है हमारे देश में, उसमें महिलाएं ही, और महिलाओं के अलावा पुरुष भी जो भी हो सकते हैं, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जिसको कोई एडवोकेट उसके सामने कोई उसका पक्ष रखने के लिए, कोई उसका केस लड़ने के लिए कोर्ट में आने को उत्सुक नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी समस्या हो सकती है। बट आइडिया यहाँ पे ये है, हमारा जो दंड व्यवस्था उसके लिए प्रोविजन बताती है कि ऐसे व्यक्ति को भी एक लीगल रिप्रेजेंटेशन का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में उसका ये संवैधानिक अधिकार है, और हमारी न्यायालय इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो, नारी भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई गरीब आदमी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, उसको अगर ऐसा सिचुएशन है, उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति है, तो उसको एक विधिक रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए। हमारी संवैधानिक, आप कह सकते हैं उसका एक कह सकते हैं कि राइट है, अधिकार है, तो ये उसमें है। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ये जो मॉब लिंचिंग वाली जो व्याख्या है, तो ये पूर्व में जो भीड़ के द्वारा हिंसा का जो कानून था और अभी जो ये बदलाव आया है, ये कितना कारगर हो सकता है और इसमें किस प्रकार से संशोधन आए हैं? जी देखिए, मॉब लिंचिंग जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको और बेटर होगा हेट क्राइम कहना, और हेट क्राइम के कह सकते हैं कार्यक्रम में मृत्यु भी कारित हो सकती है और किसी को बहुत ही गंभीर शारीरिक क्षति हो सकती है। तो शारीरिक क्षति जिसे कहते हैं इंग्लिश में ग्रीवियस हर्ट। तो इसमें क्या है, उसमें आप कह सकते हैं कि किस तरीके से ये और
कारगर होगा। तो देखिए, आप जैसे ऑफेंसेस तो होते हैं कई तरह के, मतलब जनरल ऑफेंसेस होते हैं, मर्डर में भी वो आ जाएगा, आप कह सकते हैं मर्डर में आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। और हर तरह की हानि, हर तरह का नुकसान जो पहचानने की कोशिश की जाती है किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, तो सब कुछ तो नॉर्मल जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, जनरल ऑफेंसेस जो दिए गए हैं आईपीसी में या फिर अब बीएनएस में, वो तो उसमें कवर हो जाते हैं। बट कभी कभी जरूरत होती है समाज की परिस्थिति को देखते हुए और एक विशेष प्रवृत्ति, समाज की प्रवृत्ति को देखते हुए, कि एक जो ऐसी घटना है जिसको बार बार देखा जा रहा है, तो उसके विषय में एक जरूरत हो जाती है कि उसके ऊपर उसको एक तरह से चोट करने के लिए, उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है सोसाइटी को, उसको एड्रेस करने के लिए एक विशेष कानून की हमेशा आवश्यकता होती है। तो जैसे आपको पता है दहेज हत्या, तो दहेज हत्या के लिए, उससे पहले भी हत्या के बारे में तो सारे प्रोविजंस थे हमारे आईपीसी में, तो दहेज हत्या से रिलेटेड एक स्पेशल कानून लेके आने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि एक प्रवृत्ति थी समाज की जिसको कर्व करना, जिसको रोकना, जिसको किसी तरह से कंट्रोल करना जरूरी समझा गया। उसी प्रकार से जैसे आप कहते हैं मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, कि हाल के खास तौर पे कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा सब जगह समाचार पत्रों में और भी मीडियम के द्वारा, कि ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि लोग जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या लोगों के या कह सकते हैं भाषाई या आर्थिक या जन्म स्थान के आधार पर एक दूसरे से घृणा करते जा रहे हैं और संगठन बना के लोगों को कई तरह के अपराध कारित करने की कोशिश करते हैं। कभी हत्या कर देते हैं और कभी कभी तो हत्या नहीं होती है तो कुछ और भी अपराध हो सकते हैं, मान लीजिए गंभीर शारीरिक क्षति हो जाए। तो उसके लिए ये क्योंकि देखा गया कि ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो इस बात ये समझा गया कानूनविदों के द्वारा कि इसके लिए भी एक स्पेसिफिक लॉ होना बहुत ही नितांत ही आवश्यक है। इस वजह से ही इस कानून को लाया गया। डॉक्टर साहब, ये तो मूल जो बिंदु थे उस पर हमने बातचीत की, बहुत थोड़ा समय अपने पास बचा हुआ है। उसमें अगर हम 2-3 लाइन में अगर हम जानना चाहें तो और क्या नए परिवर्तन हैं जिनको हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं? जी तो देखिए, अब जैसे एक अपराध था आईपीसी में मिसचीफ, इसमें भी है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में भी मिसचीफ है। अब मिसचीफ क्या है? जैसे कि आप कह सकते हैं कि संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी संपत्ति का आपने नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, कुछ भी हो रहा है उसमें, कुछ भी आपने आके मेरे संपत्ति में नुकसान कर दिया, आग लगा दिया, कुछ कर दिया, तो मिसचीफ की श्रेणी में आ गया। अब उन्होंने क्या किया है, एक स्पेसिफिकली वहां लिख दिया है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उसको इंक्लूड कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, एक सरकारी संपत्ति को भी आप अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी मिसचीफ की श्रेणी में आएगा, क्योंकि सरकार की संपत्ति भी जो है वो सार्वजनिक संपत्ति है। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको प्रोटेक्शन देना। दूसरा एक जो जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी इधर बीच, कि आपको पता होगा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के द्वारा किसी की मृत्यु कारित करनी। अब उसमें जो इंप्रूवमेंट किया है बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में, वो ये है कि यहां पे एक मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा किया गया अपने मेडिकल कार्यक्रम, जो भी अपना उपचार की प्रक्रिया में किसी तरह से उन्होंने नेग्लिजेंट रहे, मान लीजिए बहुत ही सावधानी पूर्वक उन्होंने इलाज नहीं किया, बहुत लापरवाही से इलाज किया, किसी की मृत्यु कारित कर दिया, उसको भी एक जगह दे दी है कि अगर ऐसा भी होता है तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आएगा। अगला जो इसी में कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस में जो कि बहुत ही चर्चा का विषय था इधर हाल के दिनों में, ट्रकर्स ने बहुत ही इस पे एक कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट किया। अब वो क्या था कि हिट एंड रन, आपने कई बार सुना होगा कि आप कोई व्यक्ति गाड़ी तेज स्पीड से चला के जा रहा है और दूसरे को किसी को मार के चला गया, भाग गया बिना रिपोर्ट किए, तो इस चीज को भी स्पेसिफिकली जगह दी। हालांकि इसको लेके ट्रकर्स एसोसिएशन ने बहुत ही विरोध किया, कहा कि ये कानून ठीक नहीं है हमारे लिए, तो उसको सरकार ने फिलहाल के लिए होल्ड पे रखा है। बट ये भी एक बहुत ही जरूरी बदलाव है जिसको कि यहां पे लेके आया गया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। घड़ी की सुई इशारा कर रही है रुकने का। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तमाम प्रमुख बिंदुओं पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की। आगे के एपिसोड्स में भी हम जो है वो इसके अन्य पहलुओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी दूरदर्शन की टीम को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।